हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जो है वो प्रारंभ किए होंगे। अब यहाँ पर आपका एसएससी का ये लोगो फिर से आपने देखा और इस एसएससी की जो क्लास में हमने आपसे कहा था कि प्रीवियस पेपर्स हम आपके डिस्कस करवाएंगे। इन प्रीवियस पेपर के डिस्कशंस में आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, हाँ भाई, एक मिनट भाई, टेक्निकल टीम, भैया ये लाइट्स जलेंगी क्या? हाँ, तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पर किया था उसमें पिछले 2 पेपर्स में से आप लोग देख रहे हो, ये मेरे ख्याल से तीसरा पेपर है हम लोगों का। और इस तीसरे पेपर में जो आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वेश्चन उन्हीं सब चीज़ों से होंगे, उन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जरा नया फॉर्मेट है, देखते जाइए, समझते जाइए और प्रीवियस पेपर जितने भी हैं उनको देखते जाएंगे। हम लोग आराम से करते जाएंगे। क्वेश्चन देखिए कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है? बाय सेलिंग अ कार फॉर ₹2 लाख, अरे हाँ कार होगी, है 2,78,000 की कार है, उस पर एक डीलर को 25% का प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन कह रहा है बाय सेलिंग अ कार फॉर ₹2,78,000 अ डीलर गेन्स 25%। इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 18%। अब फर्क समझिएगा, 2 बातें आती है यहाँ पर। अगर बोला जाए रिड्यूस टू तो इसका मतलब है घट कर कितना हो गया फायदा? 18%। और अगर कहा जाए रिड्यूस बाई 18% तो इसका मतलब 18% घट के रह कितना गया होगा? 25 में से 18 घटा दिएगा, 7% रह गया होगा। ये क्वेश्चन की टेक्निकलिटी होती है, इनको जरूर समझिएगा। और क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ के इस चीज़ को अंदाजा लगाना होता है आपको कि अब हमको क्या करना है। तो अगर मान लीजिए कोई डीलर है, उसको कार 2,78,000 में बेचने पर फ़ायदा हो रहा है और वो फ़ायदा आपको बताया गया कितने का? 25% का। तो पिछली क्लासेस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 25% के फ़ायदे का मतलब है कि 100 से ऊपर बैठ जाओ। कितना ऊपर? 25% ऊपर। तो ये हो गया आपका 125%। 125% की वैल्यू आपको दी हुई है बाई सेलिंग अ कार फॉर ₹278,000। तो ये क्या है? ये है 125%। और अगर प्रॉफिट घट के कितना रह जाए तो आपको क्या निकालना है? 118%। सिंपल सा कीजिएगा, कोई कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है। 278,000 डिवाइडेड बाय 125 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 118। सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। 125% अगर इसके बराबर तो 1% 2,78,000 बटे 125 और 118% बराबर 2,78,000 बटे 125 इंटू 118। सॉल्व करिए इसको। पहाड़ा भैया पढ़ लेते हैं, चलो 25 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 25 एकम 25, 2 बचा, फिर 25 एकम 25, 3 बचा, फिर 25 एकम 25, इस बार 5 बचा है और 25 दूनी 50। ठीक है भाई, 25 एकम 25 2, 25 एकम 25 3, 25 एकम 25 बच गया 5, 25 दूनी 50। ये रिजल्ट मिल गया हमको और यहाँ पर मिल गया 5। 5 से फिर काट देते हैं, चलिए इसको 5 से काट दिए, कितना मिला? तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 5 दूनी 10 और 11, फिर 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ये 2224 इंटू 118 करना है। चलिए भाई, 8 चौक 32, 3 मिल गया, 8 दूनी 16 3 19, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 3 19, 1 8 दूनी 16 और 1 17 और फिर 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, उसके बाद में 1 है तो ये हो गया 2224, फिर 2224 जोड़ दीजिएगा 2 9 4 13, 7 3 10, 4 14, 7 और 1 8 4 12 और 2 2 4 2 6, 262432, 262432। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसमें कोई डाउट नहीं कि कैलकुलेशन में आपको देखना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन में हमने पूरा कैलकुलेट करके बता दिया। इसमें जैसे कर सकते हो आप आसानी से, उस तरह से देखते जाइएगा। ये पहला क्वेश्चन था आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा फंसेगा। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। ये टॉपिक आ गया आपका कौन सा? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो इसमें हमसे क्या बोला गया है कि ए और बी हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी। यानी ए की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बी से कम है। और कितनी कम है? 40% कम है। और ये ए अकेले काम करके 60% काम कितने दिन में पूरा कर लेगा? अब देखिए जरा कि जब वर्किंग एफिशिएंसी के क्वेश्चंस हों तो ए और बी आपको बताया जा रहा है ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी। तो मान लीजिए अगर एक दिन में बी की एफिशिएंसी 100 काम करने की है, काम करने के मैंने बताया 100 कुल्हड़ बनाने की, तो 100 कुल्हड़ बनाने की एफिशिएंसी अगर बी की है तो ए 40% लेस एफिशिएंट है, यानी 60 कुल्हड़ बना पाएगा। दोनों मिलकर अगर एक दिन काम करें तो एक दिन में बी बनाएगा 100, ए बनाएगा 60, दोनों मिलकर 160 कुल्हड़ बना सकते हैं। दोनों मिलकर कितने बना सकते हैं भैया? 160 कुल्हड़ एक दिन में। और कितने दिन तक? 50 दिन तक काम करते हैं। तो ये हो गया काम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए वर्किंग अलोन। ए अगर अकेले काम करे तो ए अगर इस काम को अकेले करता तो उसको लगते बटे 60, क्योंकि एक दिन की वर्किंग एफिशिएंसी उसकी 60 है।
तो इतना काम पूरा करने में बटे 60 कर दीजिए, पता चल जाएगा कितने दिन लगेंगे। लेकिन पूरा काम करने के लिए नहीं बोला गया, क्या बोला, फिर इसमें घुमा दिया 60% ऑफ द वर्क, तो इसी का 60%। भाई देखिए, आपके घर में कोई काम चल रहा, कोई काम चल रहा है आपके घर में, अब अगर आपने कहा कि भैया हमारा यहाँ जो काम चल रहा है 18 दिन में कंप्लीट हुआ, आधा काम कब हुआ होगा, 9 दिन में, तो 18 दिन का 1/2 करोगे, 60% काम कब हुआ, तो जितना टोटल टाइम था उसका 60% पे, चलो भैया 60 खत्म हो गया, 2 जीरो से हमने 2 जीरो खत्म कर दिए 100 वाले, और 16 पचे 80, आंसर आ गया। तीसरा ऑप्शन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से आप लोग इन क्वेश्चन को कर सकते हो। और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से उठाया गया भाई। तीसरा क्वेश्चन ये डाटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट से ले लिया गया है। थोड़ा सा ब्लर है बेटा, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, अलग से बना देते हैं। ये अलग से क्वेश्चन देखिए कहाँ गया, ये क्या कहा गया, इसमें कहा गया है एक पाई चार्ट। इस पाई चार्ट में कुछ वैल्यूज दी हुई है आपको, ठीक है। इन वैल्यूज में हमारी जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है वो मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी है। D1 है, D4 है, D2 है, D8 है। D1, D4, D2 और D8, इनको देखिएगा, ये सारी वैल्यूज जो हैं इसमें ये सबसे पहला मामला ये है D1 का, और ये D1 आपको दिया हुआ है 12%। कितना परसेंट है भाई, 12%। इधर जो और कौन सा है इंपॉर्टेंट वाले, D8, D8 इधर बना हुआ है, और ये D8 हमको दिया हुआ है 11%। कितना, 11%। और फिर दिया हुआ है हमारे लिए ज़रूरी जो चीज़ है उसी को देख रहे हैं केवल, D2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये D2 दिया हुआ है। D2 जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 11%। और एक D1 हो गया, D2 हो गया, D8 हो गया, D4 और है, तो D4 ये है येलो वाला, ये जो D4 आपको दिया हुआ है, ये D4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 14% दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये 14% दिया हुआ है। बस यही 4 यूनिट महत्वपूर्ण है, तो उनको ही देख रहे हैं हम। आपको क्या बताया जा रहा है, ये जो पाई चार्ट है ये एक कंट्री में जितना भी टूरिज्म होता है, जो पर्यटन होता है, उसके बारे में बता रहा है। 2012 साल में खर्चा कितना आया है, 49,62,000 रुपये। ये खर्चा दिया हुआ है 49,62,000 रुपये, ये खर्चा दिया हुआ है। अगर ये खर्चा दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा है, द अमाउंट स्पेंड ऑन स्टेट टुगेदर D1 एंड D4। D1 और D4 ये जो दो स्टेट्स हैं, इनका एक साथ खर्चा देखिए कितना है, 12 और 14 यानी 26%। कितना ज़्यादा है, एक्सीड्स दैट स्पेंड ऑन टुगेदर D2 और D8। तो D2 और D8 के जो खर्चे से ये वाला खर्चा कितना ज़्यादा है, तो D2 और D8 का देखिए कितना है, D2 और D8 का है 11-11 22%। 22% और 26% का डिफरेंस ज़्यादा कितना है, 26% 22% से कितना ज़्यादा है, 4% ज़्यादा है। अब ये रुपए में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये जो हमको 4962,000 दिया हुआ है, इसी का बेटा 4% निकाल देना है। देखते हैं हमारा आंसर क्या बनता है, तो देख लीजिए 0, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, फिर 2 ले लिया, 4 9 36, 37 38, 3 ले लीजिए, और 4 चौक 16 3 19, 198480 आपका आंसर आ रहा है 198480, ठीक है भाई। तो पाई चार्ट अगर सिंगल क्वेश्चन होंगे ग्राफ में, तो मैंने आपको बताया बहुत ही हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हैवी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, ये आ गया भैया ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या दिया हुआ है देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है इन गिवन फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर एक फिगर बनाया गया, काइट टाइप का शेप है, ये पतंग टाइप का है ना, और इस पतंग टाइप के शेप में जो जो चीज़ें बराबर दी हैं कौन सी हैं, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर दिख भी रहा होगा, ये इसके बराबर शायद ज़्यादा ना दिख रहा हो। और आपको ये बताया गया है कि ये जो शेप है आपका ABCD, इसमें और कौन कौन सी जानकारी है आपके पास। अगर मान लीजिए भैया आपको पता है कि ADDC के बराबर है, ये डबल लाइन खींच गई है, थोड़ा सा देखिएगा, इससे मतलब नहीं हमारा, सिंगल लाइन ही है ये। AD अगर DC के बराबर है तो गौर कीजिएगा ये लाइन कॉमन है, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाले दोनों ट्राइंगल्स में साफ तौर पे हम कॉन्ग्रुएंसी देख पा रहे हैं। यहाँ पर सर्वांग समता एकदम दिख रही है आपको, और सर्वांग समता दिखने के लिए पॉस्टुलेट क्या चाहिए हमको, साइड 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 बाई SHS हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। कौन कौन से त्रिभुज, BAD और BCD। BAD और BCD बराबर हो गए। अब बराबर हो, इसमें क्या क्या चीजें बराबर होंगी आप समझ, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर बाई CPCT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर हो गया, ये सब आपस में बराबर होंगे। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हमको दी हुई हैं। ABD का वैल्यू 58 दिया हुआ है, ABD का वैल्यू ABCD, और इसमें से ABD का वैल्यू हमको दिया, CD का नाम चेंज कर दिया भाई, नाम गड़बड़ दिया हुआ है, नाम हमेशा लगातार रखे जाते हैं, ABCD ऐसे नाम दिया हुआ है। चलिए भाई इनकी मर्जी है, ये जो करें वो वही
सबसे बढ़िया है भाई, सर्वोपरि है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, यहाँ पर क्या है, लगातार होना चाहिए नाम, जैसा मैंने लिखा था। कोई बात नहीं, इन्होंने क्या लिखा है, इसको डी लिखा है, इसको सी लिखा है। अब देखते हैं क्या कहा है। कहा इन्होंने ए बी डी जो डिग्री, ए बी डी 58 डिग्री है। 58 का मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे तो ये 29 हो गया, ये 29 हो गया, ये अंदाजा आप लोग अपने आप ही लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद में एंगल DBC बराबर 2x - 4। DBC कहाँ है, DBC, ये हमने 29 लिख लिया। इसकी वैल्यू वेरिएबल फॉर्म में दी हुई है आपको कि साहब 2x - 4 जो है वो बराबर, और आपको मालूम है किसके बराबर है, 29 के बराबर है। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि 2x बराबर हो गया 29 + 4 33, और x बराबर हमको मिल गया 33/2। ऐसे लिखा रहने दो, ज़्यादा चेंज वेंज मत करो। x की वैल्यू निकाल लिया आपने 33/2, और उसके बाद में क्या दिया हुआ है आपको, ACB बराबर y + 15। ACB कहाँ है, ACB ये वाला एंगल हमको दिया हुआ है y + 15, और क्या दिया हुआ है, DCB बराबर 63। DCB कहाँ है, DCB ये दिया हुआ है कितना, 63, और आपको मालूम है कि दोनों एंगल बराबर, यानी आप कह सकते हो कि भाई y + 15 जो है वो बराबर हो जाएगा 63 के। y बराबर हो जाएगा 63 - 15, घटा दीजिए, 13 में से 5 गया और 4, 48 डिग्री आ गया आपका, 48 ही आ गया। पूछा क्या है, पूछा गया है हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 5y। तो 2x यानी ट्वाइस ऑफ x कितना निकाला आपने, 33/2 + 5, y कितना निकाला है, 48। देख लीजिए, 2 से 2 खत्म हो गया, इधर से मिल गया 240, 48 का आधा 24, 5 से गुणा करने का तरीका मैंने क्लासेस में बता रखा है। अब इसको आपने 273 आपका आंसर है, ये आंसर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर है 273। आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्री के बाद। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा किस टॉपिक से, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। ये तो क्वेश्चन इनका बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन बन गया है ना। उन्होंने कितनी बढ़िया बात आप लोगों को बताई है, कॉमन अनकॉमन वाला कॉन्सेप्ट। ये मैंने पिछली बार 2 क्वेश्चन लिए थे वो HCF के थे, इस बार LCM का है। और LCM का मतलब क्या बताया, LCM अगर आपको दिया है तो आपको कॉमन दिया है और साथ के साथ अनकॉमन भी दिया है, कह लो इसको, है ना। कॉमन और अनकॉमन एक साथ दिया है तो इसका मतलब आपको LCM दिया है। HCF का मतलब क्या बताया था, HCF क्या होता है, HCF होता है केवल, HCF का मतलब होता है कॉमन, और रेशियो का मतलब होता है अनकॉमन। रेशियो का मतलब क्या है, अनकॉमन। ठीक, अब यहां पर अगर 3 नंबर्स का रेशियो आपको दिया है, LCM दिया है, मतलब कॉमन और अनकॉमन आपको 90 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है आपको, कॉमन और अनकॉमन दोनों दिया हुआ है 90, बटे में आपने रेशियो पाया यानी अनकॉमन पाया, कितना पाया, 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। तो अब जो ये 2 × 3 × 5 अगर आप करोगे तो 2 × 3 × 5 करने के बाद में आपको क्या मिलेगा बताइए, 2 × 3 × 5 करने के बाद में आपको जो मिलेगा वो भैया होगा, ऐसे काट दो, कटने के बाद बचा क्या, कॉमन। कॉमन क्या होता है बताया मैंने, HCF। तो HCF मिल जाएगा, बस इसको काट दो। तो 5 × 15 दूनी 30 से काटोगे तो 30 से कितनी बार कट रहा है, 30 × 90, आंसर आ गया 3। और ये 3 क्या है, कॉमन। कॉमन क्या होता है, HCF, बात खत्म। ठीक है, HCF आ गया। देख रहे हैं, कॉमन अनकॉमन का कॉन्सेप्ट, रेशियो वाला कोई भी क्वेश्चन होगा इसे गिरा देना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, कॉमन अनकॉमन LCM दोनों एक साथ ले लीजिए, LCM हो जाएगा। केवल कॉमन लेंगे तो HCF होगा, केवल रेशियो लेंगे वो अनकॉमन होगा। कटने के बाद जो बचता है अनकॉमन। पिछली क्लासेस देख लीजिएगा, 2 क्लासेस में लगातार 2 इस तरह क्वेश्चन करवा चुके हैं। हम अपनी ओर से नहीं ला रहे हैं, SSC का प्रीवियस पेपर है ये, हम जो क्लास में करवा रहे हैं वही सारी चीज़ें SSC पूछ रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, इंक्वायरी ना बैठवा देना, जो पढ़ाते हैं वही पूछ लेता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। ये क्या है, स्टडी द टेबल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन पूछ लिया जाए। टेबल जो है वो बहुत सारे डिफरेंट सर्विसेज हैं, उनमें नंबर ऑफ कस्टमर्स यानी उपभोक्ताओं की संख्या, ये सिटी दी है X, Y और Z, ये सर्विसेज है ABCD, ये सर्विसेज हैं। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है इन विच सर्विस इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स पर सिटी इज हाईएस्ट। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आपको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। जिनका योग ज्यादा होगा भैया उनका औसत अपने आप ज्यादा होगा, और जिनका योग कम होगा उनका औसत भी कम होगा। कुछ नहीं डालो खाली, ठीक है। यहाँ पर जोड़ोगे 350 और 250, 3 2 5 600 और 175, 600 और 175 हो गया। ए वाले का योग कितना आ गया हमारा, ये 600 और 175 हो गया 775। बी वाला जोड़ेंगे कितना हो गया भाई, 220 और 190, इससे 10 उठा के इसको दे दो, ये हो गया 200, 200 200 410, 4 2 610 और 610 और 40 600, हो गया हमारा 50। आगे बढ़ो, अगली बात आ गई 260 और 200, 2 2 4 4 2 6, 600 और 130, ये
डी वाला योग निकाल लो। डी वाला योग हमारा कितना आया, तो 3 2 5 और 1 6, 45 और 85 कर लो, ये हो गया हमारा 90 130, तो ये हो गया 130, 3 3 6 700, धीरे से जोड़ दें भैया, ज़्यादा जल्दी करने में गड़बड़ा रहा है मामला। 5 5 10, 8 4 12 और 1 13, 13 और 3 ये हो गया 16, ये हो गया हमारा 0 6 7 760। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 775, 775 ए ऑप्शन। सेकंड वाले ऑप्शन में ए दिया है ना, ऑप्शन डिफर कर दिया, 1 2 3 4 में ABCD नहीं लिखा हुआ है, सेकंड वाले में ए लिखा हुआ है। तो जिसका योग सबसे ज़्यादा है उसका औसत सबसे ज़्यादा होगा, जिसका योग सबसे कम है उसका औसत सबसे कम होगा। तो जोड़ लेना, बाद में एवरेज निकालने चक्कर में पड़ना, आप ही समझ में आ गया। जिसका योग सबसे ज़्यादा उसी का औसत सबसे ज़्यादा होगा। विच सर्विस इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स पर सिटी इज द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट वही होगा जिसका सम हाईएस्ट होगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन। आइए सातवें पर। सातवां क्वेश्चन कह रहा है ऑन सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ ₹640 बिकम्स 832 इन 2 ईयर्स। 2 साल में कोई धन 640 रुपए वाला कोई पैसा है, 640 रुपया कोई धन है, ये 2 साल में 2 वर्ष बीतने के बाद कितना हो जाता है, हो जाता है, ऐसा इसने बोला। अब आप पहले तो ये निकाल लो कि ये बढ़ा कितना, बढ़ा कितना है भैया, ये निकालने के लिए देखो 60 इधर से ले लो, 160 और 32 192, 192 बढ़ा है। 192 रुपये बढ़ा, कितने साल में बढ़ा, 2 साल में। 2 साल में 192 बढ़ा, यानी हर साल 96 रुपये बढ़ता होगा। हर साल 96 रुपये बढ़ता होगा, कितने पर, 640 पर, 640 पर 96, ठीक है, उल्टा लिख दिया। ये 640 पर 96 रुपये बढ़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि 96 रुपये मिलता है हमको 640 रुपये पर। आखिर ये किस रेट से मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने निकाल दिया कि 640 रुपये पर 96 रुपये हर साल मिलता है। परसेंटेज में कितना मिलता है, 0 0 काट दें, 16 पहाड़ा पढ़ लें, 16 छंग 96, 16 छंग 64, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 तिहाई 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया भाई, 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 15% निकाल लिया, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट विल ₹860 बिकम्स इन 4 ईयर्स। 860 रुपए जो है ये 4 साल में कितना हो जाएगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। 860 रुपए 4 साल में, देखो 1 साल में 15% मिलता है, 4 साल में कितना मिलेगा, 15 का 4 गुना 15 पर 60%। अगर इंटरेस्ट पूछता तो इसका 60% निकालते, लेकिन कितना हो जाएगा, है ना। ये क्या कह रहा है, व्हाट विल ₹860 बिकम्स इन 4 ईयर्स। 860 रुपए 4 साल बाद कितना हो जाएगा, हो जाएगा माने अमाउंट पूछ रहा है, और अमाउंट पूछे तो 860 का, पिछली क्लासेस में देखना मैंने बताया, प्रिंसिपल का 60% इंटरेस्ट होगा और 160 ये अमाउंट होगा, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने, पहाड़ा पड़ दिया 16 भाई, 16 छंग 96, हासिल लग गया 9, और 16 अठे 128 और 9 128 और 9 137, 1376, ये आपका आंसर आ गया 1376, ठीक है भाई। ये थोड़ा साफ लिख दे, ये कितना है 1376, फिर से चेक कर लो भाई, है ना, क्या है 16 छंग 96, 9 ले लिया, 16 अठे 128 और 9 137, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आ गया 1376 रुपए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन, x + 1/x = 8। थोड़ा चेंज किया है इसने क्वेश्चन, ये वाला ये गजब का क्वेश्चन है। इसको देखोगे, कुछ और दिमाग लगाओगे, और दिमाग पंचर होने के अलावा कुछ होएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करना है। आपको दिया है x + 1/x = 8, और आपसे पूछ लिया है 5/x² - 8x + 2। जनरली हम लोग बेटा क्लास में पढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि अगर x² + 1/x² पूछ ले, x³ + 1/x³ पूछ ले, x⁴ + 1/x⁴ पूछ ले, ऐसा ही कुछ पूछ ले। कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ नहीं। देखो क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब ये सब चीजें क्या होता है कि दिमाग में अगर तुरंत पकड़ में आ गई तो बहुत अच्छा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, x² + 1/x = 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, x² + 1 = 8x। अब इकट्ठा करो तो क्या हो जाएगा, x² - 8x + 1 = 0। ठीक, खत्म ही हो गया। जो पूछा था उसको देखो, 5/x² - 8x + 2 लिखा है, इसको हमने लिखा +1 + 1, और इतनी वैल्यू आपको पता है किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये कर दो 0 + 1, ऊपर कौन है, 5। आंसर हो गया 5/1 यानी 5। उत्तर कितना हो गया, 5। ये था इसमें, खेल ही दूसरा कर दिया है ना। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इस तरह से घुमाता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हो गया 9th क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक है ये, एवरेज, औसत। एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 39 kg।
49 छात्र हैं जिनका वजन बताया जा रहा है, औसत वजन 39 किलो है, हल्के फुल्के बच्चे हैं। 7 of them whose average weight is 40 kg leave the class। जो थोड़ा बहुत वजन थे 40 किलो एवरेज वेट वाले 7 बच्चे चले गए। अच्छी बात ये हुई कि 54 किलो एवरेज वेट वाले 7 बच्चे और ज्वाइन कर लिए क्लास को। ठीक, अब इसमें ओवरऑल कैलकुलेशन पे अगर आगे बढ़ोगे ना तो कहोगे भैया 49 स्टूडेंट हैं, वेट है उनका 39, जो 7 गए उनका वेट था 40, जो 7 आए उनका वेट था 54। कैलकुलेट करते रह जाओगे। एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर जो गए हैं 40 किलो वाले 7 छात्र, वो कुल मिलाकर कितने के थे? 7 चौक 28, 280 किलो चला गया। ठीक, आया कौन? आए जो बच्चे वो हैं 54 किलो वाले 7 छात्र। आप कहोगे कि यहां पर देखोगे तो क्या हुआ, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 2 7 पचे 35, 36 37, 378 किलो वाले आ गए। कहने का मतलब है कि क्लास का वजन बढ़ जाना चाहिए। बाय हाउ मच? कितना बढ़ जाना चाहिए? 8 में से 0 गया 8, 17 में से 8 गया 9, 98 किलो सरप्लस में आ गया। 98 किलो, 98 किलो सरप्लस में आ गया। अच्छा एक चीज जानो, 7 गए थे 7 ही लौटे, तो बच्चे तो अभी भी उतने ही ना। 7 गए 7 लौट आए, तो 7 गए 7 आए, 49 के 49 बने हुए हैं। 98 किलो प्लस हो गया वजन कितने छात्रों का? 49 छात्रों का। नहीं, हर एक छात्र का वजन बढ़ जाना चाहिए कितना? 2 किलो। ये ओरल कैलकुलेशन है, लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। तो पुराना वजन कितना था? 39, अगर 2 किलो बढ़ गया होगा तो कितना हो गया होगा? 41, 41 kg। अब नया एवरेज वेट है पूरी क्लास का, पूरी क्लास का एवरेज हो गया 41 kg। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन हो गए आपके। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर से टेबल दिया हुआ, सारणी और ग्राफ से ही 3-4 क्वेश्चन तो दिए ही होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या बोला, स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कंट्री है, नंबर ऑफ टेस्ट है, पॉजिटिव केस, डरावना क्वेश्चन है, कोरोना वाला क्वेश्चन है भाई, है ना। तो कोरोना केसेस यूएस में सबसे ज्यादा थे। अब जीएस नहीं लगाना, इसमें मैथ्स है ना, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टेस्ट देखिए कितने टेस्ट किए गए? 14,000 टेस्ट किए गए, पॉजिटिव 12%, वेंटिलेटर पे कितने लोग हैं? 20%। तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू टेबल एबव, ये जो टेबल दी हुई है, कौन सी कंट्री में पॉजिटिव केसेस सबसे ज्यादा हैं? ठीक है, पॉजिटिव केसेस जो होंगे वो, और वही होंगे वेंटिलेटर पे जो पॉजिटिव रहे होंगे वो। तो ये सोचो कि टेस्ट सबसे ज्यादा हुए कहाँ? यूएस में 14,000। पॉजिटिव केस 12%। देखिए 12% से ऊपर कोई नहीं है। इटली 10,000, 14,000 है, उसमें से पॉजिटिव 12%। तो 10,000 का 12%, 12 हो जाएगा आपका। 12% नंबर ज्यादा आएगा। ये 12.5%, ये 16%, ये 15%, 20% सब नीचे है। तो ये 12% ऑफ 14,000, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? द यूएस। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपका आंसर आ रहा है यूएस। तो यूएस में सबसे ज्यादा होगा। तरह की चीजें बेटा अगर दिमाग में आए तो तुरंत कैलकुलेट कर देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, वहां पे कोई इफ एंड बट नहीं कि लाओ चेक कर ले, भगवान ना करे गलत हो गया तो ऐसे ही देखना, वैसे ही आपका डेटा सही है ये मानते हुए आगे बढ़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ध्यान रखना है ये टेन और कॉट है। टेन और कॉट क्या है? एक दूसरे के कोरेशियोज भी हैं, साथ के साथ ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी हैं। और रेसिप्रोकल होने के साथ साथ 90 प्लस थीटा जानते हो आप लोग। तो अगर यहां पर देखें कि ये टेंजेंट है, ये को टेंजेंट है, अगर एक नंबर और उसी का रेसिप्रोकल आपको दिखाई दे, एक नंबर कह रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसका रेसिप्रोकल एक साथ दिखाई दे, तो इस तरह की वैल्यूज में हम लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका रहता है, देखिएगा कि tan A और cot A, tan A और cot A में बराबर में 2 कब होगा? एंगल की वैल्यू 5 ले ली जाए तो। क्यों? क्योंकि tan A की वैल्यू क्या होगी? cot A बराबर 45, ये एक 1 दिया हुआ 45 पे सेटिस्फाई हो गई। जैसे वैल्यू सेटिस्फाई, जैसे कह दिया साइन ए प्लस कॉसेक ए बराबर, तो साइन की पावर 100 ए प्लस कॉसेक की पावर 100 ए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो साइन और कॉसेक अगर 2 दिया हुआ है तो वो 90 पे होता है, 90 ले लीजिएगा। यहाँ पर कितना होता है? 2, 45 और ये 45 हो जाए, तो बस 45 ले लीजिएगा। पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा गया है 2 tan स्क्वायर ए प्लस ए, तो आपने 45 लिया है, ट्वाइस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
ट्वाइस ऑफ 2, 2 दूनी 4, आंसर हो गया 4। सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसी तरह से कर दीजिएगा। तो कितना आ गया? 4 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 11 हो गए। समझ में आता जा रहा होगा सब लोगों को। नहीं समझ में आता है तो थोड़ा एक बार रिवीज कर लीजिएगा, सारी रिवीजन ले लीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11वां क्वेश्चन है। अभी देखिए क्या है 12वां क्वेश्चन। शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। 2 क्रमवार बट्टे देता है एक शॉपकीपर एक घड़ी पर जिसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना? 2750। 2750 2750 थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ खास नहीं है, कैलकुलेशन वाइज देख लीजिएगा इसको। तो 2750 किसी वॉच का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस है, इस पर पहला डिस्काउंट 10%। क्या बताया था? 10% डिस्काउंट। तो कितना काउंट करोगे? 90% काउंट कर लो। और एक कस्टमर ने पे किया इतना 2 सक्सेसिव डिस्काउंट से, दूसरा पता नहीं कितना कह दो हमने X% काउंट किया, ऐसा मान लो X% काउंट। 90% काउंट फिर X% काउंट। अब ये काउंट है, ध्यान रखना, जो आंसर आएगा उसको 100 में से घटा के अपना आंसर देना। डिस्काउंट क्या है बाइक में? ठीक है, हाँ, तो ये क्या हुआ? यहां पर आपने देखा डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है? 10%, तो 10% डिस्काउंट तो 90% काउंट, और ये है X/100। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद में जो आएगा वो क्या होगा? जो कस्टमर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद में पे कर रहा है, कस्टमर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद में जो पे कर रहा है वो कितना है? 2103.75, यानी कि 2103.75 3.75। अब जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई, है ना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर लीजिए, इसको उधर भेज के दशमलव हटा लेते हैं, यानी 210375 डेसिमल हट गया, ये सब उधर जाएगा, डेसिमल को दो स्थान खिसका देगा। और इधर से किसको किसको भेज दे रहे हैं हम? इधर से हमने भेज दिया 275 को, और किसको भेज दिया? 9 को। बात समझ में आ गई होगी। अब इसको काटना पीटना शुरू कर दीजिए, काटा पीटी मचा दीजिए। सबसे पहले चलिए 11 से ले लेते। 11 का पहाड़ा पड़ा, 11 एकम 11, बच गया 10, 11 9 99, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पचे 11 एकम 11, 10 बचा, 11 9 99, 1 बचा, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 पचे, बिल्कुल सही है। और ये 11 से 25, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट्स के रूप में 25 अगर दिखाई देता है तो ऐसा नंबर जिनकी लास्ट की डिजिट 00 हो, 25 हो, 50 हो या 75 हो, वो नंबर्स जरूर डिविजिबल होते हैं 25 से। तो पूरे भरोसे के साथ इसको 25 से काटा जा सकता है ना। अगर भरोसा कमजोर हो तो पहले 9 से निपटा लो। चलो भाई, 9 दूनी 18, 1 मिला, 9 एकम 9, 2 मिला, फिर 9 दूनी 18, 4 मिला, 9 पचे 45, 2125 डिवाइडेड बाई 25। अभी देखिए कितना हुआ? 25 अठे 200 और 25 पंजे 125, 25 से काटिए, 25 अठे 200, 25 पंजे 125, 85 आया है, जो कि काउंट है। लिख देता हूं इस बात को ताकि आप लोगों को याद रहे। क्या काउंट जो आया है वो है 85, तो डिस्काउंट जो आएगा, जो गिना गया वो 85 है, जो नहीं गिना वो क्या होगा? 100 माइनस 85 यानी 15%। तो डिस्काउंट कितना है? 15%। ठीक है भाई, तो ये हो गया 12वां क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए, ध्यान से देख लीजिएगा भाई। ये 12वां क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5? आसान सी बातचीत है। हम यहाँ पर कहेंगे, जो नंबर्स लिखे हैं मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं इनको। ये लिखा हुआ है 5 4, इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि खेलने में आसानी हो। 5 4 6 7 7 6 0, फिर क्या है? 1 3 4 5 6 7 8, गिनती लिख दिया ना, 1 1 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में क्या लिखा हुआ? उसके बाद लिखा हुआ 2 3 4 5 2 3 4 5 7 6 0 7 6 0। आगे लिखा हुआ है 2 4 5 6 7 3 2। अब देखिएगा जरा, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी को आप कहो जो 2 से जाता हो, 3 से जाता हो और 5 से। जो नंबर 2 और 5 से जा रहा होगा, 5 दूनी 10 से जा रहा होगा। और अगर कोई नंबर 10 से जा रहा होगा तो उसके इकाई के स्थान का अंक 0 होना चाहिए। 2 ऑप्शन तो पहली बात से ही खत्म हो गए। ठीक, उसके बाद ये तो हो गई, हमने किसकी डिविजिबिलिटी चेक कर ली? 2 और 5 की। 5 दूनी 10, 10 से जाएगा तो लास्ट में 0 होना ही होना है। अब क्या बचा? बचा हमारा 3, और 3 के लिए क्या होता है? अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 2 ही ऑप्शन बचे हैं, चेक कर लो। अब यहां पर अगर हमने चेक करना शुरू किया तो देखिए, जो नंबर 3 से कट रहा है उसको सीधे काट दो। ये 3 से कट रहा, काट दिया, 3 से कट रहा, काट दिया, 6 9 54 कट रहा, काट दिया। बचा क्या? 77। क्या 77 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 7 7 14 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो इसको भी काट दो। बचा कौन? एक ही बचा। अब बचा है, इसको चेक भी कर लेना भाई, है ना, वरना तुम पे भरोसा है कि नहीं है, ये चीज़ बड़ी है, आप खेलोगे हमारे साथ में। क्या हो गया? 6 से कट गया। ठीक है,
45 कट गया, 7 3 10 2 12 कट गया, ठीक है। तो 7 3 10 2 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, 45 3 के पहाड़े में आता है, 6 3 के पहाड़े में आता है, 0 तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया हमारा 2 3 4 5 7 6 0। नॉर्मल डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है और डिविजिबिलिटी में सारे रूल्स आप लोगों को लिखवाए गए हैं क्लास में। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया हमारा 13वां क्वेश्चन। अगला आ गया 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन कह रहा है टू ट्रेन्स P and Q स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन S and T टूवर्ड्स ईच अदर। दो रेलगाड़ियां हैं भैया P और Q, टू ट्रेन्स P and Q, रेलगाड़ियों का नाम दिए हैं P और Q और स्टेशन के नाम है S और T। S और T से P और Q एक दूसरे की ओर चल रही हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये ट्रेन इधर गई, ये ट्रेन इधर, ठीक। ट्रेन P takes 4 hours 48 minutes एंड ट्रेन Q takes 3 hours 20 minutes टू रीच T and S। P T पर पहुंचेगी, P वहां से चली है, T पर पहुंचेगी और कितना टाइम ले रही है? ये पहली वाली ट्रेन टाइम ले रही है 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट। और दूसरी वाली ट्रेन जो इधर चल रही है ये कितना टाइम ले रही है? ये ले रही है 3 घंटे 20 मिनट। ऐसा क्वेश्चन जब ट्रेन मिलने के बाद का टाइम आपको दिया होगा, भाई जहां पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट से आगे अपने डेस्टिनेशन को रीच करने में इन ट्रेन को जो टाइम लग रहा है वो टाइम आपको दिए हों और स्पीड और टाइम का रिलेशन निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा S1 अपॉन S2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट, वर्गमूल निकालिएगा किसका? T2 अपॉन T1 का। ये फॉर्मूला डायनेमिक्स का रिलेशन है, ठीक है। क्लास में मैंने इसको प्रूव भी करके दिखाया है आप लोगों को। तो ये डायनेमिक्स का रिलेशन है। इस तरह के क्वेश्चन जहां पर दो ट्रेन्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन को रीच करने में टाइम दिया हुआ हो, ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये आ गई कि अगर हम पहली वाली ट्रेन की स्पीड की बात करें तो वो स्पीड हमको पहली वाली ट्रेन की स्पीड दी है, कितनी दी है? 45। पहली वाली ट्रेन की स्पीड 45 है, दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड पता नहीं कितनी है। पहली वाली ट्रेन को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 4 घंटे 48 मिनट। ध्यान रखना 4 घंटे 48 मिनट ऊपर नहीं लोगे। T2 दूसरी वाली ट्रेन को जो टाइम लग रहा है यानी 3 घंटा 20 मिनट। तो ट्रेन Q जो है उसको टाइम लग रहा है 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हुआ? 3 घंटे और 20/60, ये भी हो गया घंटे। और 4 घंटे 48 मिनट का मतलब क्या हुआ? 4 और ये 48/60, ये भी हो गया घंटे। तो ये सब हमने घंटे में कन्वर्ट कर लिया। पहाड़ा पढ़ लीजिएगा तो ये 12 चौक 48, 12 पंजे 60 हो जाएगा और ये 20 एकम 20, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। यानी रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है? वर्गमूल में 4 सही 4/5 बटे 3 सही 1/3 और रिजल्ट हमको वर्गमूल में मिल रहा है 4 पंजे 20, 24/5 बटे 3 त्रिक 9 10/3। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्गमूल में मिला हमको 24 गुणे 3 बटे 5 गुणे 10। छोटा कर लें इसको, ठीक है। पहाड़ा पढ़ लेते हैं 2 का, तो 2 पंजे 10, 2 12 हम 24 और 12 तियां 36। वर्गमूल में हमको मिल गया भैया 36/25 यानी 6/5, ठीक है। 6/5 मिल गया। अब ये देखिए किसके बराबर है? 45/x के बराबर है 6/5। तो 45/x अगर बराबर है 6/5 के तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, x बराबर हो जाएगा 45 गुणे 5/6, 45 गुणे 5/6। यहाँ पर इसको काट दीजिएगा 6/5, 45/x, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। ये हमने उल्टा लिख दिया है क्या भाई? ट्रेन P टेक्स 4 hours 48 मिनट, तो 4 hours 48 मिनट हो गया हमारा T1 T2। T2 अपॉन T1 25/6, 6/5, 5 9 45, ये 9/5 होना चाहिए। 5/6 कैसे आ गया भाई? हाँ जी, यहाँ पर उल्टा कर दिया। यही तो दिक्कत हो गई भाई, है ना। तो इसकी बात है। तो ये जो आएगा आपका ये 5/6 है, ठीक है। तो ये हो गया 5 9 45, x बराबर 6 9 54। जो बात आपको ध्यान देने के लिए बोल रहे थे उसी बात पे खुद ही ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। ये आंसर कितना हो गया आपका? 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइएगा। ध्यान दीजिएगा भाई, जो गलती हमसे हुई आप बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास तो लाइफ लाइन है, हमारे स्टूडेंट्स हमको बता दिया। आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं, वहाँ कोई बताने वाला नहीं। बताएगा तो आप शक के घेरे में आ जाओगे। S1 और S2 लेना है तो T2 अपॉन T1 करना है, ठीक है। पहले दूसरा टाइम और फिर पहला टाइम। हमने बोला भी था कि पहले दूसरा लेना फिर पहला, और हमने पहला ले लिया फिर दूसरा ले लिया। तो रेशियो पलट के मिलेगा, ऊपर 5 मिलेगा नीचे 6 मिलेगा, ठीक है भाई। तो 5/6। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ये है पिछला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का लग रहा है और बड़ी कलाकारी दुनियादारी दी हुई है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं इन क्वेश्चन को करने के। हमारा दिमाग जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। जैसे 1 अपॉन साइन थीटा दिया हुआ है, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है भाई। इसको अगर ऐसे लिख लें और फिर कह दें ये 1/5 है, तो 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा, माइनस इसका मतलब होता है कॉट थीटा, ये बराबर 1/5 है, ठीक है। और इसी तरह से आप देखिए वही चीज़ है, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना होगा। हाँ, स्क्वायर रिलेशन में एक चीज हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। और अगर हम यहाँ पर अलजेब्रा लगा ले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो हम कह सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यानी a प्लस बी, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा यानी a माइनस बी बराबर 1, ठीक है। अब आपको दिया क्या है, दिया हुआ है ये कितना दिया है, 1/5 दिया है। पूछा क्या है, पूछा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और बराबर में क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 5 कितना आ जाएगा 5। तो ये आंसर हो गया 5। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 5 एकम 5, ये रिजल्ट मिल गया हमको 5 इसका। और आपको मालूम है ये कैलकुलेशन है किसका, इसका जो पूछा है वही आपको 5 मिल गया, ठीक है भाई। एक अप्रोच ये भी हो सकता है। दूसरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कॉस और साइन में इसको टेन में कन्वर्ट कर लो, परपेंडिकुलर और बेस के हिसाब से रख के वैल्यू निकाल लो, वो भी एक तरीका हो सकता है। ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसमें लिखा हमने केवल समझाने के लिए है। ये जैसे ही आपको 1 पता है और 1/5 पता है तो आप 5/5 डायरेक्ट आंसर देंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए, 16वां क्वेश्चन। ये तो बहुत ही आसान है। ये आप ध्यान रखेंगे कि मैंने बताया है अगर x प्लस 1/x बराबर आपको a दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर भैया बताओ कितना होता है a क्यूब माइनस 3a। तो यहाँ k प्लस 1/k दिया है, k प्लस 1/k बराबर दिया है 3, तो k क्यूब प्लस 1/k क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब में माइनस करना हमको 3 का 3 गुना, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का 3 गुना 9, 27 माइनस 9 यानी 18 आपका आंसर है। ये रहा 18, ठीक है। चीज़ों को ध्यान रखेंगे तुरंत आंसर आएंगे। देखिए ऐसे ही समझाने के बाद में इतनी देर लग रही है, सोचिए बिना समझाए जब आप करेंगे कितना टाइम लगेगा। इसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा जालिम टाइप का लग रहा है। देखते हैं कौन है भाई। हाँ, इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट APCQ। देखिए भाई ये एक APCQ करके क्वाड्रेंट बना है, चतुर्थांश। एक चतुर्थांश के अंदर एक वर्ग को पुट किया गया, कि स्क्वायर रखा गया है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर है। स्क्वायर का नाम है DCBA, और APQ जो है APCQ ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है। तो समझिएगा आप लोग कि यहां पर AB बराबर 16 दिया है, मतलब वर्ग की भुजा 16 दी है, तो वर्ग का विकर्ण जो होगा वो 16√2 होगा, और यही रेडियस हो जाएगी। भाई आप केंद्र से चले और सरकमफेरेंस यानी परिधि तक आए, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गई 16√2। अब आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है, पाई को 3.14 लेना है। तो देखिएगा यहाँ कैलकुलेशन अगर हम लोग करें तो ये है शेडेड पोर्शन, जैसा कि क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पर मेरी आदत है यार ये अलग से बताने, क्या करें बीमारी हमारी। ये देखो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के एरिया में से माइनस कर देना है एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा भाई 1/4 पाई r स्क्वायर, और रेडियस आपने कितना निकाला, रेडियस आपने निकाल लिया 16√2, ये 16√2 आ गई आपकी। तो 16√2 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा कितनी है 16, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 16√2 का स्क्वायर, पहले इसको उधेड़ के लिख देता हूं मैं, 1/4 पाई की वैल्यू है 3.14, 16 का स्क्वायर हो गया 256 इंटू 2 माइनस 256। एक काम करते हैं 256 ले लेते हैं कॉमन, जंजाल थोड़ा कम हो जाएगा हमारे लिए। तो ये बचा हमारे पास कितना 1/4 इंटू 3.14 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1.57 माइनस 1 करोगे तो आपको 256 इंटू 0.57 करना है, ठीक है। 256 इंटू 0.57, चलो कर लेते हैं। 7 छंग 42, 4, 7 पचे 35 और 4, 35 4 39, 3 7 दूनी 14, 14 और 3 17, ठीक है। 7 छंग 42, 4, 7 पचे 35, 35 और 4 39, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1792। और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5 छंग 30, 50 25 3 28, 5 दूनी 10 2 12, जोड़ दीजिए 2 9 8 7 15, ये हो गया 145.92। पॉइंट क्यों लगाया, 2 के बाद दशमलव लगा, 145.92, 145.92, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है भाई। तो इसको करना है, कैलकुलेटिव है क्योंकि 3.14 दिया है। अगर यहीं पर अगर मान लीजिए पाई में वैल्यू दी होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती, तो हम एक ऑप्शन चेक करते और ऑप्शन में सीधा सीधा हमको क्या करना है, जो ऑप्शन 11 से डिविजिबल हो, बात खत्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने खेल लिया भाई हमारे साथ, जितनी चीज़ें हम क्लास में बताते हैं ये लोग उसको खाली कर देते हैं, इसी तरह की बातें बता बता के। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। ये कौन सा टॉपिक से भाई, O इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR इफ एंगल POR इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये क्वेश्चन बेटा कुछ गड़बड़ है, ये क्वेश्चन में डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है, मैं इसको ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर POR दिया हुआ 140 डिग्री और करेक्ट आंसर भी 140 डिग्री दिया हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है। मैं देख लेता हूं क्या है ये, और जो बता रहा हूं उस पर पूरे भरोसे के साथ में काबिल रहिएगा सब लोग, क्योंकि मिसप्रिंट हो सकता है। O इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल हमने PQR लिया, इस ट्राइंगल PQR का O इन सेंटर है, O इन सेंटर है। और अगर इन सेंटर में आपको दिया हुआ POR, अच्छा इधर से POR, ये वाला वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 140 डिग्री, और फिर ये वैल्यू पूछ रहा है देन द एंगल PQR, इस PQR की वैल्यू पूछ रहा है, ये वाले एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, POR और PQR की। तो यहां पर ये ध्यान रखिए कि एंगल POR जो होता है, POR ये बराबर होता है 90 डिग्री हाफ ऑफ एंगल इसके सामने वाला, जो भी एंगल दिया हो, सामने वाला एंगल यानी Q, ठीक है। तो ये जो सामने वाला एंगल Q है वही PQR के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये रिलेशन बनता है इन केस ऑफ इन सर्कल, अगर इन सेंटर दिया हुआ तो इन सेंटर में ये रिलेशन बनता है। और POR का वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, POR दिया हुआ है आपका 140, इधर से 90 को बुला लो, -90 इज इक्वल टू एंगल Q का आधा, ये हो गया 50 इंटू 2, यानी कि हमारे हिसाब से एंगल Q का जो वैल्यू है बेटा ये 100 डिग्री आएगा। आप लोग इस बात को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 140 बिल्कुल नहीं होगा, ये 100 डिग्री वाला, ये थर्ड ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। मे भी इस पर कुछ बच्चों ने क्लेम किया हो, मुझे मालूम नहीं है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आंसर जो होगा आपका 100 डिग्री होगा। ये 18वां क्वेश्चन हो गया आपका। आइए 19वें क्वेश्चन पे गौर कर लीजिएगा, इस पे है ना, जो बातें बोली मजबूती के साथ बोली है, कोई इधर उधर वाली बात नहीं, लाग लपेट नहीं है कोई इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 19वां क्वेश्चन, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन बोल दिया है, सीधे सीधे 20 सेंटीमीटर साइड दिए, एरिया पूछ लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, √3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी दी है 20, 20 का कर लो स्क्वायर, तो ये हो गया √3/4 इंटू 400, आंसर हो गया 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात खत्म, ठीक है। ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अगले क्वेश्चन पे आइए, 20th क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। CDS स्टाइल में क्वेश्चन है ना, CDS की स्टाइल में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, वैल्यू ऑफ 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। देखिए जो दिया हुआ है यहाँ दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस को इन्वॉल्व कर लिया इन लोगों ने, और स्टेटमेंट में पूछा कौन सा सही है कौन सा गलत है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा क्या दिया हुआ है, 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और ये कहां तक जा रहा है, माइनस के 1 के स्क्वायर, यानी कि प्लस का 2 का स्क्वायर और माइनस के 1 का स्क्वायर, ठीक। ये 5050 ऐसा इस बात को पूछा जा रहा है। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये देखिए उधर अगर 1 से चलते हैं हम लोग तो 100 तक पहुंचना है, तो क्या हो रहा है, बेसिकली जो सीरीज हमारी 2 स्क्वायर प्लस जो सीरीज बन रही है आपकी, ये क्या है, ये सीरीज है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां तक गया 100 तक। तो ये हुआ 100 का स्क्वायर
और इसमें से हमें माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है? तो 1 के स्क्वायर से चल लो, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लो, प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। कहाँ तक जा रहा है ये मामला? ये जा रहा है 99 के स्क्वायर तक, ठीक है। तो इसको करने के लिए अगर मान इवन नंबर्स के स्क्वायर निकालना हो, इसको nth टर्म मानना और जुगाड़ लगाना n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। इवन नंबर दिए हो और चाहे ऑड नंबर्स दिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, इवन हो ऑड हो यही करना है आपको। तो 100 तक देखिए 100 का स्क्वायर कितना हुआ? 100, 101, 101 और फिर 102/6 माइनस इधर 99 तक गया तो 99, 100, 101/6, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां से रिजल्ट हमारा मिल रहा है 6 17 बार, ये हो गया 171700। 17 कम 17, 17 कम 17 और 2 जीरो लगे हैं माइनस। सॉल्व कीजिएगा, ये 50 बार, 2 से 50 बार, 2 तिहाई 6 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हुआ 33, 33, 33 कम 33, 33 इंटू 33, 33 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 1 16, 5 तिहाई 15 और 1 16, 5 तिहाई 15 और 1 16, आगे जीरो घटा दीजिए। ये डबल जीरो वाला 50 जीरो से जाएगा और यहाँ 7, 6 बचा, 6 में से गया 0 और 6 में से 1 गया 5, आगे दे चुके हो आप। तो ये 16 16 5050। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है हमारा कि वैल्यू क्या है 5050, तो भाई पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर 8x प्लस 8/x इज इक्वल टू माइनस का 16, गौर करिएगा 8 कॉमन ले लें तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस का 16, यानी कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस का 2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस का 2, यानी x हो जाएगा -1 और हमारा हाँ x -1 पे सेटिस्फाई हो गया। ये -2 कब आएगा? जब x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो क्या पूछा है इसने? x की पावर 197 माइनस ये x की पावर 197 प्लस माइनस पावर 197 का मतलब 1/x की पावर 197, ठीक है भाई। और ये तब होगा अगर ये -1 ले लें तो ये भी -1 होगा, आंसर -2 होगा। ये कह रहा है कि 2 है आंसर, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो एक ही स्टेटमेंट सही है, ओनली 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है फिर ट्रिग्नोमेट्री से। साइन a बराबर 4/5, साइन b बराबर 15/17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन a माइनस b? साइन a माइनस b बराबर होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। ये वैल्यू होती है और यहाँ पे आपको मालूम है साइन a कॉस b, कॉस a साइन b में हमको अगर साइन a दिया हुआ है तो आप सभी लोग जानते हो साइन a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर होता है 1। इसका मतलब है साइन a की वैल्यू हो गई √1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक। इसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर a की वैल्यू हम कहें, कॉस a की वैल्यू अगर हम कहें तो कॉस a बराबर हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर a। और वैसे ही अब हम कहें कॉस स्क्वायर b की वैल्यू क्या होगी तो √1 माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। इस सारे सिस्टम को समझते हुए हम लोग साइन b और कॉस b और कॉस a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो अगर कॉस b इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर b निकालना है, √1 माइनस साइन स्क्वायर b की वैल्यू कितनी दी है 15/17। तो ये 15 कितना हो गया? स्क्वायर कर दीजिएगा इसका, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, ये हो गया हमारा 64/289। और इसका जब आप √ निकालेंगे तो रिजल्ट मिल गया हमको 8/17। और इधर अगर कॉस a की वैल्यू निकाले तो साइन a का वैल्यू पुट कीजिएगा 1 माइनस 4 चौक 16/25, √ में 9/25, यानी आंसर हमको मिल गया 3/5, 3/5, ठीक है भाई। अब इसमें अगर हम लोग इन सारी वैल्यूज को पुट कर दें साइन a कॉस b और कॉस a साइन b में, तो साइन a कॉस b, साइन a का मान आपको दिया है 4/5, कॉस b की वैल्यू आपने निकाली है कितनी 8/17, माइनस कॉस a की वैल्यू आपने निकाली है 3/5 और साइन b की वैल्यू आपको पता है 15/17, यानी रिजल्ट क्या हो गया हमारा 8 चौक 32/85 माइनस 45/85,
यानी माइनस का 13/85, और यही आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 13/85। अगर हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए माइनस बी का, ये सारे फॉर्मूले जो है वो क्लास में आपको लिखवाए जाते हैं। अगर यहाँ पर प्लस लगा हुआ होता तो ये अगर साइन ए प्लस बी होता तो यहीं पर हम लोग क्या कर देते, यहीं पर फॉर्मूले में प्लस लग जाता। तो इसको एक साथ लिख लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये हो गया आपका 21वां क्वेश्चन। अगली क्लास का टाइम होता जा रहा है भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 21वें क्वेश्चन के बाद में, फ्रॉम circumcenter L of triangle XYZ perpendicular LM is drawn on side YZ if angle YXZ is equal to 60 डिग्री। देखना भाई, ध्यान देना, यहाँ पर सर्कमसेंटर L ऑफ ट्राइंगल XYZ, एक ट्राइंगल है XYZ, इसका सर्कमसेंटर कौन सा होगा भाई? एक ऐसा सेंटर जहां से सर्कल ड्रॉ करें तो इस ट्राइंगल के बाहर बाहर होता हुआ जाए, वही इसका सर्कम सर्कल होगा। यानी सेंटर जो हम लेंगे वो ऐसा होना चाहिए जिससे एक्स वाई और जेड तीनों का डिस्टेंस बराबर हो। वो जरूरी नहीं है, आप एक रफ फिगर बना रहे हैं। परपेंडिकुलर ये एल है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसने वाई और जेड को, वाई जेड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया होगा, और ये मिला कहां है, नाम इसका दिया हुआ है आपको एल एम। क्या नाम दिया हुआ है? एल एम नाम दिया हुआ है। ये एल एम जो आप देख रहे हो, इसमें ये ध्यान रखिएगा क्यों ऐसा है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही हम लोग सर्कमसेंटर कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं लंबवत समद्विभाजकों का कटान बिंदु ही इसका परिकेंद्र कहलाता है। तो ये परिकेंद्र आपको मिल गया। अब जरा देखिए क्या दिया हुआ है, वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। और आपसे पूछा मीटर ऑफ वाई एल एम, वाई एल एम, ये वाले एंगल का मेजरमेंट कितना होगा पहले तो बताओ। ये अगर 60 है तो पूरा 120 होगा, और ये उसका आधा होगा। 120 का आधा कितना होता है, 60, तो आंसर हो जाएगा 60। ये है आपका 22वां क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। ट्वाइस होता है, बताना भूल गया मैं, इस वाले एंगल का ये एंगल दुगना होता है। अगर केस कौन सा है, केस अगर आपका केस जो है वो कौन सा है, सर्कमसेंटर का। अगर यही आपको ऑर्थो सेंटर दिया होता तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, और अगर यही इन सेंटर दिया होता तो ये वाला एंगल 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए हो जाता। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन यही है भाई, बिल्कुल। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23वां क्वेश्चन कह रहा है, नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज इन द रेशियो 8:5:9। ये देखिएगा कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की बुक्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स हैं, किस रेशियो में है, 8:5:9 के रेशियो में। मान लेते, चलो एक काम करते हैं, 800 मैथ्स की बुक्स हैं, 500 फिजिक्स की बुक्स हैं और 900 केमिस्ट्री की बुक्स हैं, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, 00 करके मान लिया। क्यों? क्योंकि इंक्रीज दिया हुआ है। तो एक प्रपोजल आया और प्रपोजल में कहा गया कि इन बुक्स की संख्या, इन किताबों की संख्या को 10%, 5% और 5% में इंक्रीज कर दो। नया रेशियो क्या है? अगर मान लीजिए इस वाली मैथ्स वाली बुक को 10% इंक्रीज किया गया तो 800 का 10% 80 हो गया, 80 किताबें और आ गई, अब किताबें हो गई 880। अगर 500 वाली का 5% देखा जाए तो 500 का 5% 25 हो गया, 25 किताबें और आ गई, यानी अब किताबों की संख्या हो गई 525। और इधर 5% बढ़ा दिया गया तो 5×9=45 किताबें और आ गई, यानी अब किताबों की संख्या हो गई 945। तो ये नई किताबों की संख्या है। अगर किसी एक ही नंबर से कट रहे हैं तो उनको काट दीजिएगा, और यहाँ पर वो संख्या है 5, 5 से काट दीजिए सबको, 5 कम 5, 5 से 35, 5 30, 5 कम 5, 50 25, 5 कम 5, 5 × 40, 5×9=45, यानी कि 176, 105, 189, 176, 105, 189 ये दिया हुआ है। ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 23। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसमें कुछ नहीं था भाई, नॉर्मल सा एक रेशियो कॉन्सेप्ट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई डिस्कशन का पार्ट नहीं है इसमें। ले और हल्का क्वेश्चन आ गया, रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है 2:3। और फिर बोला गया है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, द रेशियो बिटवीन देयर एजेस विल बी 3:4। 5 साल बाद इनकी एजेस का रेशियो 3:4 हो जाएगा। ये कब होगा? देखिए ये आज की है और ये 5 साल बाद की है। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 से रेशियो 3 और 3 से रेशियो हो गया 4। आप देखोगे कि एक रेशियो का फर्क आया कितने साल में? 5 साल में। अगर एक रेशियो बराबर है 5 वर्षों के तो इसका मतलब है, किसकी एज पूछी भाई, व्हाट इज द बी's प्रेजेंट एज। बी, ये ए है, ये बी है, बी की प्रेजेंट एज का रेशियो है 3 रेशियो, एक रेशियो 5 है तो 3 रेशियो बराबर 15। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ये रेशियो का डिफरेंस बराबर ना होते तो क्या करना है वो आपको बताया जा चुका है।
उसके लिए आप लोगों को क्लास प्रॉपर वे में देखनी पड़ेगी। आगे कोई क्वेश्चन फंसेगा तो बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है भाई, आज का अंतिम प्रश्न। हु स्कोर्स द लीस्ट मार्क इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट दिए हुए हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट ABCDE दिया हुआ है, और इसमें इंग्लिश हिंदी मैथ 3 टॉपिक्स दिए हुए, 3 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। इन तीनों सब्जेक्ट्स में किस बंदे ने, किस बच्चे ने सबसे कम स्कोर किया है। जोड़ दे यार, और हम किसमें कौन सा जुगाड़ बता दें, सिवाय जोड़ने का हमें नहीं लगता कोई और जुगाड़ होगा इसका, तो जोड़ दिया जाए। जोड़ने पर क्या मिला, 54, 65, 67, ठीक है। अब ये 54, 65, 7, 5, 12, 7, 5, 12, 4, 16, फिर 7, 7, 6, 13, 13 और 5, 186 पहले वाले को मिले हैं, दूसरे वाले को 88, ये हो गया 90, 90 और 50 हो गया 140, 140 और 78 कर लीजिएगा। 8 दूनी 16, 17, 18, 7, 8, 7, 15, 5, 20, यही सबसे कम है यार, 48 नंबर लेके आया है। क्यों भैया? हाँ, ये 87, 88, 78, 70, 74, 55 यही हमारी तरह का है भाई। तो ये जो हमारी तरह का है यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है भाई। तो ये बेटा आप लोगों का ये तीसरा पेपर है, लगातार तीसरा पेपर डिस्कस करवा रहा हूँ। गर्मी बहुत है, गर्मी को बर्दाश्त करते हुए पढ़ते रहिएगा, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी कम मत कीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को लगाकर एक बार देखिएगा, जहाँ जो क्वेश्चन समझ में आए रिपीट करिएगा। इस सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू सो मच।